शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। वो एक बहुत मेहनती इंसान था। वो एक किसान का बेटा था। आज सुबह सुबह वो अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रमोद ने देखा, नंबर उसके गांव के दोस्त बल्ली का था। प्रमोद ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो बल्ली, कैसे हो? आज इतने समय के बाद मेरी याद कैसे आई? तुम्हारे लिए एक बुरा समाचार है प्रमोद। बुरा समाचार? माँ और पिताजी ठीक तो है ना? कल तुम्हारे अब्बू खत्म हो गए और तुम्हारी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। सारे लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तुम पहली ट्रेन पकड़कर अपने गांव निकल आओ। प्रमोद ने अपने गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली और कुछ ही घंटों में वो अपने गांव पहुंच गया। प्रमोद ने रोते हुए अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। रात में प्रमोद अपनी मम्मी सुखमणि के पास पहुंचा। अम्मी, मैं तो अब्बू को ठीक ठाक छोड़ कर गया था। अचानक अब्बू को क्या हो गया? तुम्हारे पापा कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे प्रमोद, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत फिक्र में रहते थे। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी लगातार उनसे वसूली कर रहे थे और तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दे सके। मेरे समझ में नहीं आता अम्मी कि आखिर ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमी अब्बू से किस रकम की वसूली कर रहे थे। हमने तो उनका कर्जा काफी सालों पहले चुका दिया था। बेटा, बहुत साल पहले जब तू काफी छोटा था, तेरे पापा ने ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से कुछ रकम उधार ली थी, मगर वो उस रकम का ब्याज आज तक नहीं चुका पाए। पिछले 6 महीनों से उन्होंने ब्याज की रकम नहीं चुकाई थी। इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। बेचारे इसी फिक्र में चल बसे। ये सरासर अन्याय है अम्मी। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे अब्बू ने बचपन में ठाकुर से छोटा कर्ज क्या ले लिया? उसने ब्याज के बदले हमारी सारी खुशियां हमसे छीन ली। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं प्रमोद? वीरेंद्र प्रताप बहुत बड़ा आदमी है। उसकी शहर में अच्छे नेताओं के साथ जान पहचान है। मत भूलो कि वो यहाँ का जमींदार है। तभी ठाकुर वीरेंद्र प्रसाद के दो गुंडे जग्गू और बिल्लू प्रमोद के घर के अंदर घुस आए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं प्रमोद, ये हमारा अधिकार है। जग्गू भाई सही बोल रहे हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम दोनों ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह के आदमी हैं और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम जब चाहे दिन हो या रात किसी के भी घर में घुस सकते हैं। दुनिया बहुत बदल गई है जग्गू और बिल्लो। हम दोनों तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आए हैं। तुम्हें इसी वक्त ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हवेली बुलाया है। मैं तुम्हें ठाकुर के हवेली पर अकेले नहीं जाने दूंगा प्रमोद। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि ठाकुर साहब प्रमोद को जान से मार देंगे। बल्ली और प्रमोद जग्गू और बिल्लू के साथ ठाकुर की हवेली में पहुंच गए। ठाकुर बेचैनी से प्रमोद का इंतजार कर रहा था। प्रमोद को देखकर ठाकुर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई प्रमोद। तुम शायद मेरे गांव के पहले व्यक्ति हो जो पढ़ लिख कर शहर से गांव आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा ठाकुर साहब। मत भूलिए, बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल आपने ही बंद करवा दिया था। लेकिन तुम्हारे अब्बू को तुम्हें पढ़ाने का जुनून सवार था। अगर आज वो जिंदा होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है प्रमोद। मुझे आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है ठाकुर साहब? तुम तो जानते हो प्रमोद, तुम्हारे अब्बू ने वर्षों पहले मुझसे 10,000 रुपए ब्याज में लिए थे, जिसका ब्याज आज तक चले जा रहा है। ना तो तुम्हारे अब्बू ब्याज चुका पाए, ना तो कोई मूल। तुम्हारे अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेटे का फर्ज बनता है कि अपने अब्बू का कर्जा चुकाए। अब उस कर्ज को तुम चुकाओगे। ठाकुर वीरेंद्र प्रसाद की बात सुनकर प्रमोद आग बबूला होकर बोला, मेरी समझ में ये नहीं आता ठाकुर साहब कि 10,000 रुपयों के बदले में कितनी बार ब्याज लेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे अब्बू तो हर महीने आपको ब्याज की रकम देते थे। मुझे अब आपके खाते देखने हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा ब्याज है जो चुक ही नहीं पा रहा। जरा आवाज नीचे करके बात करो प्रमोद। ये तुम्हारा शहर नहीं बल्कि मेरा गांव है और तुम मेरी हवेली के अंदर खड़े हो।
जिसकी दीवारें सिर्फ और सिर्फ मेरी ऊंची आवाज सुनना पसंद करती है, तुम्हारे जैसे गरीब व्यक्ति की नहीं। मत भूलो, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। अगर तुमने अपने अब्बू का कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर दोनों तुमसे छीन लूंगा। कौन से जमाने की बात कर रहे हो ठाकुर साहब? जमींदारी के जमाने चले गए हैं, आज का दौर नया दौर है। अब इस देश के गरीब लोगों के न्याय और अन्याय के फैसले तुम्हारे जैसे क्रूर जमींदार नहीं करते, अदालत करती है। मैं अपने पिताजी का मुकदमा कोर्ट में लेकर जाऊंगा और तुम्हारी एक एक करतूत बताऊंगा कि किस तरह कि तुमने 10,000 रुपए देकर मेरे पिताजी को कभी चैन से जीने नहीं दिया। तो तुम अपने पिताजी का कर्ज नहीं चुकाओगे, किसी भी कीमत में नहीं ठाकुर साहब। आपको जो करना है कर लीजिए, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। इतना कहकर प्रमोद बल्ली के साथ नाराज होकर वहाँ से चला गया। प्रमोद के जाते ही बिल्लू ठाकुर से बोला, ये आपके आने वाले वक्त के लिए अच्छा अंजाम नहीं है ठाकुर साहब। मुझे तो लगता है ये छोरा मुसीबत बनकर आया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बल्लू, ये तो बिल्कुल होशियार आदमियों जैसे बातें कर रहा है। अगर ये शिक्षा की बीमारी हमारे गांव में फैल गई, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। तो इस छोरे का जल्दी से कुछ करिए ठाकुर साहब, वरना इसने अपने जैसे और व्यक्तियों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। जो आपकी जिम्मेदारी जो आपके खानदान से चली आ रही है, जिसे अंग्रेज और भारत सरकार भी खत्म नहीं कर पाए, ये मामूली सा छोरा खत्म कर देगा। इतना आसान नहीं है बल्लो। ये बेवकूफ इतना भी नहीं समझता कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अगर ये अपने पिता की रकम नहीं चुका पाएगा तो इसके घर के कागज अभी भी मेरे तिजोरी में पड़े हुए हैं। मैं इसे बेघर कर दूंगा। अगले दिन प्रमोद अपने खेत में चला गया और वहाँ उसकी महबूबा आरती पहुँच गई। प्रमोद आरती से बचपन से मोहब्बत करता था। आखिर मुझे तुमसे शादी करने के लिए और कितना इंतजार करना होगा प्रमोद? आरती, इस बार मैं अपने अब्बू से तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं अपने अम्मी को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद भी तुम शहर अकेले जाओगे या मुझे और माँ जी को साथ लेकर जाओगे? नहीं आरती, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं गांव में ही रहूंगा। मेरा गांव बरसों से उस ठाकुर का गुलाम बना हुआ है और मैं ठाकुर के गुलामी से अपने गांव वालों को आजाद कर दूंगा। ये इतना आसान नहीं है प्रमोद। इतना मुश्किल भी नहीं है आरती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे गांव में शिक्षा की कमी है। जिस दिन मेरे गांव का हर एक नागरिक शिक्षा को प्राथमिकता देने लगेगा, उस दिन ठाकुर की दुकान बंद हो जाएगी। प्रमोद उस दिन के बाद अपने गांव में अपने खेत में हल चलाने लगा। वो दिन भर मेहनत करता और शाम को हर घर जाकर बच्चों और बुजुर्गों को तालीम के बारे में तरह तरह की बातें बताता। गांव के लोगों के मन से अब ठाकुर का खौफ दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा था। ठाकुर इसी बात को लेकर काफी फिक्र में था। गांव वाले अब ठाकुर की कोई बात नहीं मानते थे। मगर कुछ सालों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सूखा पड़ने से गांव की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई और पानी की व्यवस्था का इंतजाम ठाकुर के हाथों में था। भूख से परेशान होकर सभी गांव वाले प्रमोद को बुरा भला बोलने लगे। तभी प्रमोद का दोस्त बल्ली सारे गांव वालों से बोला, तुम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। प्रमोद ने तुम सबका कितना साथ दिया और जरा सी विपत्ति क्या आ गई, तुम सब ने प्रमोद को खलनायक बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी बल्ली कि हम प्रमोद की बातों में आ गए। अरे प्रमोद तो पढ़ा लिखा है, उसका क्या है, वो तो अपनी अम्मी को लेकर शहर चला जाएगा। भूखे तो हम सब मरेंगे ना। इससे अच्छी तो ठाकुर की गुलामी थी। अब हम किस मुंह से ठाकुर के पास पानी के लिए जाएं? तुम सब लोगों को प्रमोद पर यकीन रखना चाहिए। मत भूलो कि प्रमोद के आने से पहले वो ठाकुर तुम सब पर कितना जुल्म करता था। गाँव वालों, अभी भी वक्त है। हम सब ठाकुर के पास जाते हैं और अपने किए की उसे क्षमा मांगते हैं। सिर्फ ठाकुर ही है जो हमारे खेतों में पानी मुहैया करा सकता है। और वो कैसे? मत भूलो बल्ली कि गांव से कुछ दूरी पर नदी बहती है जो दूसरी नदियों से जुड़ती है। वो जायदाद ठाकुर के हिस्से में आती है। ठाकुर उस नदी के जरिए हमारे खेतों में पानी छोड़ सकता है और वो हमें बीज लाने के लिए
कुछ धन भी दे सकता है, मगर वो उसके बदले कितना भारी ब्याज वसूलेगा, क्या इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा है? इस वक्त तो हम सबको अपने पेट भरने की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही है बल्ली, ये हकीकत है और हकीकत में ऐसा ही होता है। गांव के सभी लोग ठाकुर की हवेली में गए। ठाकुर उसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था। ठाकुर एक सादे स्टैम्प पेपर पर सारे गांव वालों के अंगूठे लेकर बोला, तुम सब निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हो। कल मैं तुम्हारे घर पर आकर पैसे दूंगा और आज रात ही अपने नदी का पानी तुम्हारे खेत में छोड़ दूंगा। ये क्या ठाकुर साहब, आपने तो इन गांव वालों से कुछ भी नहीं कहा। कल मैं सबको उनके घरों से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो अपने खेतों की जमीन मेरे नाम देने को तैयार हो जाएंगे। वो तो आप अब भी कर सकते थे। अपने सादा स्टैम्प पेपर पर अंगूठे के निशान तो ले लिए है ना सबके। तुम अभी कृषि कानून के बारे में नहीं जानते। मैंने बहुत सोच समझकर चाल चली है। अब मुझे सारे गांव की जमीन चाहिए। अगले दिन ठाकुर ने सभी गांव वालों के घर से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उनके घर में ताले लगा दिए। सभी गांव वाले अपने घरों से निकल गए। प्रमोद से गांव वालों की ये दुर्दशा देखी नहीं गई। बेचारा प्रमोद जंगल में अपने गांव वालों की तकलीफ में आंसू बहाने लगा कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। तुम क्यों रो रहे हो बेटा? मेरे गांव वासी बहुत तकलीफ में है बाबा। मैं अपने गांव को तकलीफ में नहीं देख सकता। ठाकुर ने उन सब के घर छीन लिए हैं और अब वो सभी गांव वालों को घर के बदले उनके खेत जबरदस्ती अपने नाम करवाने के लिए धमका रहा है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान बहुत कम है बेटा, जो अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। इतना कहकर उस साधु ने एक बड़ी सी झोली निकालकर प्रमोद को पकड़ा दी। तुम एक मेहनती व्यक्ति हो। मेहनत करके अपनी बंजर जमीन पर इस बीजों को बो देना। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बाबा। तभी साधु वहाँ से गायब हो गया। प्रमोद हैरानी से इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में आ गया था कि वो जरूर कोई मायावी साधु था जो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया था। प्रमोद घर जाकर आरती और बल्ली को सारा मसला बताने लगा। लेकिन जमीन तो बंजर है प्रमोद, तुम इसमें बीज कैसे बोओगे? मैं अपनी मेहनत से बीज बंजर जमीन पे बो दूंगा और पानी की जगह अपना पसीना इस्तेमाल करूंगा। अगले दिन प्रमोद अपनी बंजर जमीन पर साधु के दिए हुए बीजों को बोने लगा। पानी की जगह प्रमोद सूर्य की तपती किरणों में प्रमोद अपने पसीने का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही वक्त में वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। प्रमोद ने जिस जिस जगह पर बीज बोए थे वहाँ पर उन बीजों की जगह बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बन गए। प्रमोद हैरत से उन घरों को देखने लगा। अचानक बने उन सुंदर घरों को देखकर सभी गांव वाले दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। उन घरों के अंदर सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। उन सभी घरों में बड़े बड़े ट्यूबवेल भी बने हुए थे जिनमें से पानी आ रहा था। देखा तुमने गांव वालों, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। इस पानी के जरिए हम अपने गांव के बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन हम बीज कहाँ से लेकर आएंगे? तभी प्रमोद की नजर घर के अंदर रखी हुई पोटलियों पर पड़ी। उन पोटलियों में सभी तरह के बीज रखे हुए थे। इन घरों के अंदर बीज भी रखे हुए हैं बल्ली। अब कुछ ही महीनों में हमारी फसल लहराने लगेगी। सभी गांव वाले उन जादुई बीजों के बने हुए घर में रहने लगे और ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करने लगे। सभी गांववासी आराम से उन जादुई बीजों के बने घरों में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। लेकिन ये बात ठाकुर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये चमत्कार हुआ कैसे। कुछ सोचिए ठाकुर साहब, वरना कुछ ही सालों में ये गांव वाले अमीर बनकर हम सबको जेल पहुंचवा देंगे। आज रात हम जाकर उन सभी के घरों में आग लगवा देंगे। रात के वक्त ठाकुर उन घरों में पेट्रोल छिड़कने लगा, मगर जैसे जैसे वो दोनों उन घरों में पेट्रोल छिड़क रहे थे, पेट्रोल की गंध उनके कपड़ों से आ रही थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है ठाकुर साहब। ये तुम्हारा दिमाग का वहम है। जल्दी से आग लगा दो।
जग्गू ने उन घरों में आग लगा दी, मगर देखते ही देखते ठाकुर और उन दोनों के जिस्म जलने लगे। उनकी चीख सुनकर गांव वाले बाहर आ गए। तुम सभी गांव वालों को जलाने के लिए आए थे, ये नहीं जानते थे कि ये जादू बीज के जादुई घर है, जहाँ कोई भी अगर बुरी लालच से आता है तो वो उल्टा उसके साथ ही होता है। तुम सब अपना जीवन इन घरों में आराम से व्यतीत कर सकते हो। प्रमोद आज भी अपने गांव वालों के साथ उन जादुई बीजों के घरों में रहता है।